नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं शिवप्रसाद सेमवाल जी के साथ। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बड़े मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने तो आते रहते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एफआरआई घोटाले को लेकर मांग रखी हुई है कि क्या कुछ है, पता लगाओ कहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, क्या हुआ है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका परवतजन डिजिटल पे। एफआरआई में पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ इस तरीके की आपके बयान आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की हुई थी। जी। एफआरआई में काफ़ी लंबे समय से भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। वहाँ पेपर सॉल्वर गैंग इन्वॉल्व है। एफआरआई के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो लोग भर्ती घोटालों में इन्वॉल्व हैं। और एफआरआई के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी इन भर्ती घोटालों वालों को संरक्षण दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी इसमें लिप्त हैं। अभी परसों किसी भी मीडिया में ये खबर नहीं थी। परसों हमें ये पता लगा कि जब परसों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे तो 3 लोगों को, मुन्ना भाइयों को पकड़ करके थाने लाया गया, कैंट थाने में। और उनसे मिलने के लिए जब मैं कल सुबह वहाँ पर गया तो वो वहाँ थे नहीं। तो जब हमने कैंट थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया कि सर आपके लोग जो है आपके यहाँ पे कल ये 3 लोग थे एफआरआई से आए हुए, इनको डिटेन किया गया था, आप आजकल कहाँ हैं? तो बोले कि साहब उनको तो एफआरआई के लोग ही लाए थे और एफआरआई के लोग उनको अपने साथ ले गए हैं और उन्होंने कहा है कि पहले हम विभागीय जांच कर लेते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर विभागीय जांच ही करनी थी तो उनको अपने साथ लाए क्यों गए? दूसरा, एफआरआई में 4-5 और लोग थे जो संदिग्ध थे और वो संदिग्ध जैसे उनको लगा कि यहाँ पे चेकिंग इस तरीके से हो रही तो वो भाग गए। लेकिन जिस समय वहाँ पे सुरक्षा ड्यूटी पे जो लोग थे उनकी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई। जो लोग भागे उनके बारे में एफआरआई प्रबंधन को मालूम है कि कौन लोग थे। सीसीटीवी कैमराज हैं वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, उनका एंट्री है। तो उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि भाई वो आए थे तो भागे क्यों, और भागे तो सिक्योरिटी के बावजूद वो लोग कैसे भागे, उन सिक्योरिटी सुरक्षा अधिकारियों से क्यों नहीं पूछताछ हुई? तो पहला तो ये सवाल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है, आप किसी को बचा रहे हो। और जब आप 2-3 लोगों को ऑलरेडी थाने लेके आ चुके हैं तो फिर वापस घर क्यों ले गए? क्या केवल पुलिस का खौफ दिखाना था उन्हें कि भाई तुम जेल भी जा सकते हो? आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ रहा होगा? क्या ये अंदर से कुछ गोलमाल हो रहा है, कोई परिजन इन्हीं से पेपर लीक वगैरह कुछ इस तरीके का लग रहा है क्या? बिल्कुल है। इसमें काफ़ी सारे एविडेंस भी हैं इस तरीके के जो इन चीज़ों को पुख्ता करते हैं। वहाँ पर एक प्रीति चौटाला है, टाइपिस्ट है। ये जो संस्थान है एफआरआई, ये वहीं पे जो नियुक्तियों से संबंधित पेपर हैं वो एफआरआई के अंदर ही टाइप होते हैं, एफआरआई के अंदर ही बनते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि एफआरआई जैसा जो केंद्रीय संस्थान है जिसकी इतनी बड़ी छवि है, वो खुद अपने आप ही क्यों पेपर टाइप कर रहा है, क्यों पेपर बना रहा है, और एफआरआई के अंदर ही क्यों परीक्षाएं हो रही हैं? जब छोटा छोटा संस्थान भी आजकल जो प्राइवेट और प्रोफेशनल भर्ती कराने वाली एजेंसीज़ हैं उनसे भर्तियां कराता है। उत्तराखंड में खुद गवर्नमेंट की कई सारी परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं, उनकी मदद ली जा सकती थी। प्राइवेट परीक्षा कराने वाली बहुत इंटरनेशनल फेम की संस्थाएं हैं, उनकी मदद ली जा सकती थी। तो आखिर क्या कारण है कि भर्तियां के जो पेपर हैं वो अंदर ही सेट हो रहे हैं? प्रोफेशनलिज्म का पूरी तरीके से अभाव है। और जो टाइपिस्ट है प्रीति चौटाला, उसके भाई हरियाणा के सनी चौटाला हैं, उनका मेरिट में दूसरा नंबर आ गया। तो क्या कारण है कि भाई एक टाइपिस्ट के भाई का मेरिट में दूसरा नंबर आ रहा है? और पर प्रतिभा भी तो हो सकती है एक ना। बात बात बताइए। वही है कि टाइपिस्ट के भाई है तो जरूरी नहीं उनकी मेहनत भी हो सकती है कि वो तीसरे नंबर पे आए। बिल्कुल हो सकती है। तो उनका हाई स्कूल और इंटर की भी परीक्षा देखी जानी चाहिए, परिणाम की कितने रिजल्ट उनका हाई स्कूल और इंटर में क्या मार्किंग सिस्टम था। आपने देखी थी? नहीं चेक, इसीलिए तो हमने जांच की मांग की है। और सत्यम घोटाला जैसा बिहार में हुआ था कि जिनको नाम लिखना भी नहीं आ रहा है और उनका मेरिट में स्थान आ गया, फिर बाद में वो जाके खुला जब जांच हुई। तो इसी तरीके की जांच की तो हम मांग कर रहे हैं। और न सिर्फ प्रीति चौटाला का मामला है, वहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग हैं, जो ऑफिसर सिलेक्शन कमेटी में हैं, उनके अंडर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके रिश्तेदार बड़ी संख्या में वहाँ पर भर्ती हुए हैं। तो आखिर क्या कारण है? और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके रिलेटिव भी वहाँ पर भर्ती हुए हैं। तो मतलब एफआरआई में जो लोग काम कर रहे हैं, एफआरआई में जो लोग कोर्स कर रहे हैं और एफआरआई के सिलेक्शन कमेटी में ही जो लोग हैं, कहीं ना कहीं पेपर टाइपिंग में जो इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के रिलेटिव क्यों भर्ती हो रहे हैं वहाँ पे? क्या पता इन्फ्लुएंस हो गए हो अपने परिवार वालों से कि अच्छी जगह है, चलो हम मेहनत करके जाते हैं। तो इसीलिए तो हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं और इसकी जांच ही की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इससे पहले भी मुन्ना भाई पकड़े गए, उनको बाकायदा पुलिस के हवाले किया गया था।
जब परीक्षा हो रही थी उसी दौरान। तो क्या पता, मतलब इसका मतलब तो ये है कि वो लोग भी इन्फ्लुएंस हुए होंगे कि चलो हम भी मुन्ना भाई बन जाते हैं। उनकी जांच अभी तक क्यों पेंडिंग है? दूसरी बात है कि एक और पत्र कोई रमेश यादव हैं फिरोजाबाद के, उन्होंने लिखा था कि भाई फलां फलां अभ्यर्थी के स्थान पर फलां फलां अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, इसकी जांच कराई जाए। तो उसकी भी जांच नहीं हुई। तो मुन्ना भाइयों की सवाल ये नहीं कि हम खुद अपनी ओर से कह रहे हैं, पहले केसेस हो चुके हैं, वो पुलिस में जा चुका है मामला परीक्षा के दौरान। उसके बाद ये रमेश कुमार यादव का पत्र जो हम बता रहे हैं कि इस पर भी कोई जांच नहीं हुई, पुलिस में जो मामला गया उसकी कोई जांच नहीं हुई। तीसरा मामला जो परसों पकड़ में आया कि आपने 3 मुन्ना भाई ले गए, पुलिस में ले गए और फिर वापस ले आए कि हम लोग विभागीय जांच करेंगे। तो आखिर क्या कारण है कि अगर ये बात होती जो आप कह रहे हो तो फिर वो तो फेयर गेम है उनका, भाई ठीक है, लोगों को इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिल रही, तो फिर मुन्ना भाई और संदिग्ध लोग कहाँ से आ रहे हैं फिर? और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय थे जिनको अपना नाम सही ढंग से लिखना नहीं आ रहा था। आप ये सोचिए, एमटीएस के पद के लिए मतलब परीक्षाएं हो रही हैं और ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। इस पूरे घटनाक्रम में आपको दोषी कौन नजर आ रहा है? एफआरआई के लोग दोषी लग रहे हैं आपको, या कहीं पर ढिलाई यहाँ पर लग रही है शासन प्रशासन? देखिए, अगर एफआरआई के लोग इसमें लिप्त नहीं होते तो पुलिस में मामला जाने के बाद भी कोई तहरीर, कोई मुकदमा नहीं है, वो लोग पुलिस के हवाले करने के बजाय उनको वापस ले गए, तो कहीं ना कहीं ये कि पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस एफआरआई में जितने कर्मचारी तैनात हैं उन पे सीधा सीधा ये आरोप लग रहा है कि साहब यहीं से पेपर लीक हो रहे हैं। तो अगर लीक हो रहे हैं तो जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है? पुलिस क्यों बचा रही है? पुलिस के पास तो जब मामला ही नहीं जाएगा, पुलिस के पास आप एक एफआरआई का मामला है और पुलिस के पास जब तक संस्थान के उच्चाधिकारी उनको नहीं देंगे, मदद नहीं करेंगे, उनको सहयोग नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, तो पुलिस भी अपने स्तर पे क्या करेगी? तो जाहिर सी बात है, जब आप पुलिस के पास ले जाएंगे और पुलिस को तहरीर नहीं देंगे तो पुलिस को तो छोड़ना पड़ेगा। तो वही काम हुआ, इसीलिए हमने हमारा उच्चाधिकारियों को हमने पत्र लिखा है और हमारी मांग भी यह है कि ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, इन आरोपों की जांच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एफआरआई जैसा एक बड़ा संस्थान, प्रतिष्ठित संस्थान है, इसकी छवि धूमिल ना हो। और वही मैं आपसे अभी जानना चाह रही थी, इस मामले के बारे में आपको पता कैसे चला? क्योंकि ये तो अगर इस तरीके की घटना हो रही, काफ़ी अंदर की बात हो गई, तो आप तक ये बात कैसे पहुंची? भाई कहीं ना कहीं जनता को, सभी लोगों को ये भरोसा है कि पर्वतजन, जैसे आपके चैनल को लोग बोलते हैं कि भाई पर्वतजन आवाज़ उठाता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों को हम पे एक भरोसा है कि हम लोग उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके हितों के लिए लड़ेंगे। तो इसलिए कई सारे लोगों ने हमें ये बात बताई कि भाई संस्थान में ये चीज़ें गलत हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। अच्छा सेमवाल जी, जो अभी आपने मुद्दे उठाए और अमूमन देखा जाता है, जैसे आपने 108 को लेकर भी कुछ समय पहले मुद्दा उठाया था, बहुत सारे मुद्दे आप उठाते हैं, तो ये आप फिलहाल के बारे में, क्योंकि अभी इलेक्शन खत्म हो गए, एक राजनेता के तौर पे उठा रहे हैं कि एज ए पत्रकार आपने मुद्दे उठाए हैं? नहीं, मैं तो पत्रकारिता बहुत पहले पीछे छूट चुका हूँ। हम लोग राजनेता भी बाद में आए थे। राजनेता बन के आदमी क्या करता है? राजनेता बन के भी तो आदमी समाज सेवा ही करता है, जनता को रिलीफ दिलाता है, जनता जहाँ अन्याय शोषण का शिकार होती है जनता के साथ खड़े होते हैं। तो वही काम हमारा भी है कि राजनीति और चुनाव तो साल भर में 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन पूरे 5 साल तक चाहे आप चुनाव जीतें या हारें, अगर आपके खून में जनता की सेवा करना है कि का भाव है, तो आप जनता के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। तो सेमवाल जी, आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आपने काम भी बहुत अच्छे किए हुए हैं, पर ऐसा क्या हुआ कि उतना प्यार आपको नहीं मिल पाया? कहीं ना कहीं आपको डोईवाला का एक दमदार कंटेस्टेंट के रूप में देखा जाता, प्रत्याशी के रूप में देखा जाता, रीज़न क्या रहे कि आपको हार का सामना करना पड़ा? कहीं ना कहीं जो चुनावी मैनेजमेंट है, जिस तरीके का चुनाव आज के दौर में चल रहा है, कहीं ना कहीं उस तरीके के जो माध्यम हैं, उस तरीके के जो साधन हैं, उनका इस्तेमाल करने में हमारे पास संसाधन भी नहीं रहे होंगे, हमारे पास समय भी नहीं था और ना हमारी उस तरीके की रणनीति रही, तो कहीं ना कहीं हम लोग पिछड़ गए। लेकिन जनता का जो प्यार है वो हमें भरपूर मिला, जनता की जो सहानुभूति है हमारे साथ है, जनता का प्यार हमारे साथ है, जनता का जो भरोसा है, आज भी अगर डोईवाला की जनता को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि साहब ये दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चलो हमें वोट न देने के कोई भी कारण रहे हों, मतलब आपको समाज सेवी के रूप में देखती है, लेकिन एक नेता के रूप में या विधायक के तौर पे जनता नहीं देखना चाहती? नहीं, जनता को ये लगता है कि ये एक लीडर है, मतलब वही कह रहा हूँ कि विधायक के रूप में भले ही किसी और को देखना चाहें, लेकिन जनता को ये लगता है कि एक लीडर के रूप में तो हम ही हैं उनके पास। जाहिर सी बात है कि एक विधायक चुनने के पीछे उनके पास हो सकते हैं कोई तमाम तात्कालिक कारण रहे हों कि भाई इनकी पूरे देश में सरकार है, डबल इंजन है, या कोई भी कारण जो भी उनको बताया गया हो,
वो कारण रहे हो, लेकिन एज ए लीडर अगर पब्लिक हमें प्यार देती है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जनता के साथ खड़े रहना हर उस मुद्दे पे जहाँ पे भी जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जी। जी। आपको क्या लगता है, जैसे भाजपा अभी देखा आपने बृजभूषण गैरोला जी को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है, सराहा है। कहीं ना कहीं यूकेडी ज्वाइन करना, यूकेडी का प्रत्याशी होकर अगर किसी अन्य पार्टी पे आप खड़े होते तो शायद आपके जीतने के चांसेस हो जाते, कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्योंकि यूकेडी एक भी सीट नहीं ला पाई। देखिए, यूकेडी का चुनाव जीतना एक अलग इशू है और यूकेडी का जनता के मुद्दों पे सड़कों पे संघर्ष करते रहना एक अलग बात है। और हमें ये लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल के से चुनाव लड़ने का और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करने के पीछे भी मेरा एक कारण था, उद्देश्य जिसके पीछे था वो यही था कि यहाँ पर एक क्षेत्रीय दल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पर जनता नहीं पसंद कर रही उस दल को, अन्यथा एक सीट 70 विधानसभा में से एक सीट शायद यूकेडी की हो पाती। देखिए, एक टाइम पे तो भाजपा की भी कोई सीट नहीं थी, कभी फिर भाजपा भी 2 सीट लेके आई और आज तो चिन्ह भी नहीं रहा। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन ये एक सबसे बड़ी चुनौती है और चुनौतियां हैं तो अवसर हैं हमारे पास काम करने के लिए, फ्री हैंड काम करने के लिए, अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए। हमें मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का नेतृत्व हमें ज़्यादा मौके देगा, ज़्यादा स्पेस देगा और ज़्यादा अवसर देगा। तो हमें ये लगता है कि अगर आज यूकेडी के सामने चुनौतियां हैं अपने अस्तित्व बचाने की, तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को भी ये लगता है कि अगर एक क्षेत्रीय दल नहीं रहा तो उनके अस्तित्व को भी संकट, उनके जो क्षेत्रीय पहचान है, क्षेत्रीय अस्मिता है, उसको भी एक संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि यूकेडी जिस तरीके से क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ सकता है, उसी तरीके से भी जनता को भी एक दिन समझ में आएगा कि क्षेत्रीय दल एक राज्य के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि देश में सभी जगह क्षेत्रीय दल मजबूत हैं और एक दिन उत्तराखंड भी क्षेत्रीय दल को मजबूती देने के बारे में पूरी तरीके से खुल के सामने आएंगे। सिमर जी, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, हो सकता है आप नाराज़ हो, लेकिन मुझे उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे। बात यह है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, अगर सर्वे किया जाए, भाजपा को लोग जानते हैं, यहाँ तक कि सपा बसपा जिनका नाम शायद बहुत कम सुनाई देता है उत्तराखंड में, तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में तो खैर इनकी धाक अलग ही है, उत्तराखंड में कम सुना जाता है। इसके अलावा कांग्रेस हो गई, कहीं ना कहीं यूकेडी को आज का जो नया बच्चा है वो नहीं जान पाता। कुछ ना कुछ तो कमियां रह गई होंगी यूकेडी से, और आप उसके एक युवा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती आप उसे दे सकते थे, लेकिन आप भी थोड़ा सा पीछे रह गए। नहीं, हमने अपने स्तर से जितना हो सकता था, बहुत मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का समय हमें मिला और 2-4 महीने तो कोरोना में भी निकल गए, कोरोना 1, कोरोना 2। उसके बाद जो हमारे जो राज्य लेवल के जो तमाम लोग कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। तो हमें ज़्यादा मुफीद ये लगा कि अपनी ब्रांडिंग करने के बजाय या अपनी बात जनता तक बताने के बजाय ये लगा कि जनता की जो बातें हैं उनको सॉल्व करने का ध्यान दिया जाए। और क्योंकि वो इलेक्शन ईयर भी था, सारे लोग कहीं ना कहीं सड़कों पे संघर्षरत थे अपनी अपनी मांगों के लिए, तो हमें ये ज़्यादा प्राथमिक लगा कि प्राथमिकता से हम अपनी पार्टी के ब्रांडिंग करने के बजाय, क्योंकि 1.5 साल ही हमें हुआ है, तो पार्टी की ब्रांडिंग के बजाय हमें जनता के मुद्दों पे खड़े होना ज़्यादा ज़रूरी लगा। जहाँ तक अब की बात है, अब हमारे पास पूरे 5 साल हैं और हम जनता को जिन बातों का आप लेकर के बोल रही हैं उन्हीं बात। प्रशांत सेमवाल जी की हार का सबसे बड़ा कारण यूकेडी है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरा चुनाव था कि ये संगठन में ही शक्ति है और यूकेडी क्योंकि एक संगठन है और क्षेत्रीय दल है और व्यक्ति अकेला कुछ नहीं करता। अगर किसी भी चुनाव में अगर विजय की बात होती है तो पार्टी चुनाव जीतती है या फिर उसका जो संगठन है वो चुनाव जीतता है, उसकी जो टीम है वो चुनाव जीतती है। तो वही हमारा भी विश्वास है कि ठीक है, अभी यूकेडी विश्वास हासिल करने में नाकामयाब रहा है। जनता के जो बढ़े हुए प्यार के लिए बढ़े हुए जो हाथ थे उनके दायरे में कहीं ना कहीं हम अपने को नहीं ला पाए, तो ये हमारा फेलियर है। हम लोग जनता का विश्वास जीतने में एज ए संगठन नाकामयाब रहे, उतना प्यार हमें नहीं मिला कि वो हम लोग सदन तक पहुंच पाते। प्यार तो मिला लेकिन उतना नहीं मिला। तो हम लोगों का आगे आने वाले समय में ये काम रहेगा कि हम लोग उत्तराखंड क्रांति दल की स्वीकार्यता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और उसकी क्यों ज़रूरत है एक राज्य में, जिस तरीके से अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल जरूरी हैं, मजबूत हैं, उसी तरीके में उत्तराखंड में क्यों ज़रूरी है, उस बात को भी कहीं ना कहीं हम जनता के बीच ले जाने की बात करेंगे और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में हमें जनता का प्यार मिलेगा। तो आप लोगों ने सुना कि श्री प्रसाद सेमवाल जी ने क्या कुछ कहा, और लगातार वो अपनी तरह से जो भी मुद्दे होते हैं, जो कि उस समय हाईलाइट मुद्दे होते हैं, उन सभी मुद्दों को उठाते हैं, खोज के निकालते हैं कि क्या कुछ है। और ऐसी एफआरआई का जो मामला था जिसमें कि देखा गया कि कुछ धांधली चल रही है, जिसकी चेक को लेकर वो मांग कर रहे हैं कि इसका जांच की जानी चाहिए कि आखिर क्या कुछ इस मामले में है।
तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एफआरआई के कान भी खुले, प्रशासन शासन के कान भी खुले और ये बात दूर तक पहुंचे कि भाई जांच करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो सच में वो लोग सेलेक्टेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी योग्य का हक ले रहे हैं तो फिर वहाँ पर दिक्कत शुरू होगी। तो फिलहाल मेरे साथ अभी इतना ही, बने रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ।